सूर्य और पवन के सानिध्य से आरोग्य रक्षा है। छोटे छोटे ट्रैक्ट हमने आजकल लिखे हैं, तब हम पानी पीते हैं जब एक ट्रैक्ट रोज लिख लेते हैं। जब तक एक ट्रैक्ट लिखा नहीं जाता तब तक एक पानी नहीं पीते। उसमें हमारे प्राण है, उसमें हमारा जीवन है, उसमें चिंगारी है, ऐसी चिंगारी है कि अगर आप उसमें जरा सी हवा लगा दें और आप जरा सा ईंधन डाल दें तो ये दावा नहीं बढ़ सकती है। सौर ऊर्जा को जगत की आत्मा और प्राणियों की जीवन धारा कहा गया है। उसके संतुलित संयोग से ही पृथ्वी का यह सुरम्य वातावरण बना है। वनस्पतियों के उत्पादन और प्राणियों के निर्वाह में प्रत्यक्ष कारण कुछ भी क्यों न हो, परोक्ष कारण सौर ऊर्जा का ही माना जाएगा। उससे बरसने वाली गर्मी और रोशनी की उपयोगिता आवश्यकता से तो सभी अवगत हैं, पर इस रहस्य से बहुत कम परिचित हैं कि सविता की किरणों से जीवन भी बरसता है और साथ ही आरोग्य पर आक्रमण करने वाली गंदगी जैसी अगणित अवांछनीयताओं से त्राण मिलता है। इसलिए सूर्य सान्निध्य में रहने और उसके द्वारा बरसने वाली जीवन धारा से अधिकाधिक लाभान्वित होने का प्रयत्न करना चाहिए। वनस्पतियों में हरितिमा का सौंदर्य और पोषण का बाहुल्य मात्र धरती का ही अनुदान नहीं है, उसके साथ सविता देवता का वरदान और भी अधिक मात्रा में जुड़ा हुआ है। फल, शाक और अन्न मनुष्य के प्रमुख खाद्य पदार्थों में है। उनमें सर्वाधिक पोषण ऊपरी छिलकों में पाया जाता है। विटामिन डी जैसा अत्यधिक उपयोगी तत्व समूचे फल की तुलना में उसके छिलके में ही प्रधान रूप से पाया जाता है। इसे हटा देने के उपरांत जो गूदा शेष रहता है, उसे एक प्रकार से सिर काट लेने के बाद बचा हुआ धड़ ही समझना चाहिए। होता यही है। स्वादिष्टता के क्षेत्र में अपनी प्रवीणता बताने वाले लोग आमतौर से प्रत्येक खाद्य पदार्थ से छिलका अलग करने का प्रयत्न करते हैं। वह कुरूप जो लगता है फिर कसैला भी तो होता है। तनिक कड़ा रहने के कारण उसे चबाने में मेहनत करनी पड़े तो वह बड़े आदमियों और नाजुक मिजाज वालों को बर्दाश्त कैसे हो। दालें छिलका उतारकर पकाई जाती हैं, कोमल फलों तक के छिलके उतारे जाते हैं। केला, आम, नारियल जैसों की बात दूसरी है, पर जब सेब, अमरूद तक को छीलने की आवश्यकता पड़े तो समझना चाहिए कि चोंचलेबाजी की हद हो गई। अनाज की भूसी उतारकर उसे मैदा, सूजी के रूप में सफ़ेद सुंदर बनाया जाता है। आज का यही प्रचलन है। इसे ऐसा ही समझना चाहिए जैसा कि गूदा फेंक कर गुठली चबाने लगना। मोती की ऊपरी चमक उतर जाने पर वह दो कौड़ी का हो जाता है। छिलके उतार देने के बाद खाद्य पदार्थों की प्रायः वैसी दुर्गति होती है। जिनके लिए चटोरापन ही आराध्य है, जिन्हें आहार का रंग, रूप, गंध और स्वाद ही सब कुछ है, उनसे कुछ कहना व्यर्थ है। उनके लिए अभक्ष्य को भक्ष्य और भक्ष्य को अभक्ष्य सिद्ध करने में भी अपनी चतुरता और कलाकारिता की तुष्टि होती दिखाई देती है। ऐसी भ्रांतियों, विकृतियों से ही अधिकांश लोगों पर बुद्धिभ्रम सवार है। नशे के आवेश में सुनने समझने जैसी स्थिति ही नहीं रहती। उनसे कोई क्या कहे। जब जानने मानने का मूड नहीं तो फिर व्यर्थ की सिरफोड़ी से मतलब भी क्या निकलता है। चर्चा समझदारी की है। प्रगति की बात सोचने के साथ साथ यह भी देखना होता है कि कहीं भूल तो नहीं हो रही है, किसी छेद में से पानी तो नहीं रिस रहा है। ऐसे लोग भूल सुधारने के लिए तत्पर रहते हैं। जो होता रहा है वह ठीक है, ऐसा दुराग्रह हठवादियों को ही होता है और ऐसे अड़ियल अंततः घाटे में ही रहते हैं। खाद्य पदार्थों के छिलके उतारने की बात प्रकारांतर से सूर्य देवता का तिरस्कार करना है। उनके द्वारा बरसाए जाने वाले जीवन तत्व को लात मारकर घर से बाहर खदेड़ना है। यदि वैसा न किया गया हो तो संभव है कूड़ा चबाने और कुछ कसैलापन रहने जैसी कमी दिखाई देती, किंतु बदले में जो लाभ मिलता उसे बहुमूल्य टॉनिक खरीदते रहने से कम न आंका जाता। गेहूं के छिलके में विटामिन बी का बाहुल्य रहता है। वह विटामिन बी जिसकी सिफारिश डॉक्टर लोग हर कमजोर के लिए करते हैं और जिनके पैकेट खरीदने में ढेरों पैसे खर्च होते हैं। विटामिन डी की बात पहले ही कही जा चुकी है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक पोषक तत्व हैं जिन्हें आहार के छिलके वाले भाग में ही पाया जाता है। गेहूं की भूसी और दालों की चूनी दुधारू जानवरों को खिलाकर उनकी दूध की मात्रा और पुष्टाई बढ़ाई जाती है, किंतु यह नहीं सोचा जाता कि इस बहुमूल्य अंश का उपयोग अपने लिए भी किया जाए तो क्या बुरा है। बात खाद्य पदार्थों के छिलके तक ही सीमित नहीं है। मनुष्य शरीर पर भी एक छिलका चढ़ा है जिसे त्वचा कहते हैं। सूर्य संपर्क से बचाकर रखा जाए तो उसकी भी वही दुर्गति होगी जो बंद कमरे में उगने पर अंकुरों की होती है। वे बहुत समय नहीं जीते, रोशनी और गर्मी के अभाव में कुम्हलाते,
और दम तोड़ते देखे जा सकते हैं। त्वचा और सूर्य प्रकाश के बीच भारी व्यवधान उत्पन्न करने वाले कपड़ों की यदि भरमार रहे, अवयवों को कसे जकड़े रखा जाए तो किसी अच्छे परिणाम की आशा नहीं की जा सकती। इसलिए मनुष्य को अन्य प्राणियों की तरह अपनी त्वचा को सूर्य संपर्क का लाभ उठाने देना चाहिए। चमड़ी अपने आप में एक अच्छा खासा परिधान है। उसे जानबूझकर दुर्बल न बनाया जाए तो अपनी मौलिक क्षमता के सहारे ऋतु प्रभाव का सामना कर सकती है और सर्दी गर्मी से अनायास ही सुरक्षा सदती रह सकती है। हाथ प्रायः हर मौसम में खुले रहते हैं। चेहरे के संबंध में भी यही बात है। नाक पर कोई टोपी कहाँ लगाता है? चेहरे पर, होठों पर जैकेट कसे हुए किसे देखा जाता है? ये अवयव खुले ही रहते हैं, उन पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही बात समस्त शरीर पर भी लागू होती है। कपड़े न पहने जाएं या कम पहने जाएं तो स्वतः वैसा अभ्यास हो जाएगा जिसके कारण सर्दी गर्मी के कारण किसी प्रकार की हानि होने का अवसर न मिले। वनवासी आदिवासी ऐसी ही स्थिति में रहते हैं। उन्हें ऋतु प्रभाव से पीड़ित होने जैसी शिकायत करते कहीं नहीं सुना गया। इसके विपरीत कपड़े लादे रहने वालों की शिकायत बनी रहती है कि ठंड लग गई या लू का आक्रमण हुआ। एयर कंडीशन कमरों में रहने वालों को इस संकट से ग्रसित पाया गया है कि बाहर निकलने पर उन्हें जुकाम होता है, निमोनिया होता है, लू सताती है। इसमें ऋतु प्रभाव कारण नहीं है। यदि वैसी बात होती तो हर किसी पर वह मुसीबत उतरती। जब वह प्रकोप अधिकतर एयर कंडीशन कमरों में रहने वालों पर ही उतरे तो समझना चाहिए कि चमड़ी की सहन शक्ति कुंठित कर देने वाली आवरण सज्जा का ही यह प्रतिफल है। लंगोट कसे रहने वाले मर्दों और तंग चोलियां या पेटियों से जकड़ी रहने वाली औरतों के बेढंग के कसे अवयव विशेष रूप से दुर्बल और पीले देखे जाते हैं। सूर्य को शत्रु मानने और उसके प्रभाव संपर्क से लाभ उठाने से कतराने वाले लोग सुरक्षा दीवार खड़ी नहीं करते, वरन एक महत्वपूर्ण अनुदान से वंचित होकर घाटे में ही रहते हैं। सूर्य की तरह ही पवन देवता के भी अनुदान मनुष्य की जीवन संपदा का भंडार भरते हैं। सभी जानते हैं कि सांस द्वारा ग्रहण की जाने वाली प्राण वायु पर जीवन निर्भर रहता है। अन्न जल के बिना तो कुछ समय निकल भी सकता है, पर सांस न मिलने पर तो दम घुटते और प्राण निकलते देर नहीं लगती। ऑक्सीजन प्राणी का सबसे बड़ा और सबसे बहुमूल्य आहार है। उसे पवन ही प्रदान करता है। काया के कण कण में, रोम रोम में उसकी पहुंच होती है। तब स्वास्थ्य अक्षुण्ण रहता है और उत्पन्न होती रहने वाली गंदगी में बुहारी लगती है। इस उपक्रम के रुक जाने पर इतना बड़ा संकट उत्पन्न होता है जिसे जीवन की इतिश्री ही कहा जा सके। शरीर न केवल नाक से सांस लेता है, वरन त्वचा में विद्यमान असंख्य रोमकूपों द्वारा भी वह प्रक्रिया चलती रहती है। त्वचा पर मोम, कोलतार, शीरा आदि पोत दिया जाए तो भी दम घुट जाएगा। भारी और कसे कपड़े लाद लेने से भी न्यूनाधिक मात्रा में यही कठिनाई उत्पन्न होती है। ठंडक से बचने का लाभ सोचकर या साज सज्जा का ठाट बाट अपनाकर जो लोग अधिक कपड़े पहनते हैं, वे सूर्य और पवन दोनों ही देवताओं की अहेतुकी अनुकंपा का प्रत्यक्ष तिरस्कार करते हैं। इस अवज्ञा में मात्र हानि ही है, लाभ जैसा तो कहीं कुछ है ही नहीं। मकान भी एक प्रकार का शरीर है। उसमें सूर्य और पवन की प्रवेश व्यवस्था रहनी चाहिए। चोर के डर से खिड़कियां न छोड़ना, निकलने भर का एक दरवाज़ा रखना माल गोदाम के लिए तो उपयुक्त हो सकता है, पर मनुष्य के निवास करने योग्य वे नहीं माने जा सकते। जहाँ धूप नहीं पहुँचती वहाँ बीमारी डेरा डालती है। यह उक्ति अक्षरशः सत्य है। सीलन, सड़न, बदबू वाले मकानों में रहना गंदगी में रहने वाले विषाणुओं को छाती के नीचे पालकर रखने जैसा है। इससे पेड़ के नीचे खुली हवा धूप में रहना 1000 गुना अच्छा। चोरों के डर से यदि संकरी गलियों में और नीचे की मंजिल वाली कोठरियों में रहना पड़ता हो तो अच्छा है कि उस माल असबाब को, धन दौलत को बेच दिया जाए और इस प्रकार का जीवन क्रम स्वीकार किया जाए जैसा कि गाड़ियां लुहार अपनी बैलगाड़ियां लेकर जहां तहां घूमते रहते हैं और कड़ी मेहनत से लोहा पीटकर आजीविका कमाते हैं। देखना यह है कि स्वास्थ्य का महत्व समझा गया या नहीं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा के रहने का सिद्धांत गले उतरा या नहीं। पहला सुख निरोगी काया वाली उक्ति की गरिमा स्वीकारी गई या नहीं। यदि हाँ, तो फिर एक ही उपाय है कि पिछले दिनों लंबे समय से जो भूलें अपनाई जाती रही हैं उन्हें साहसपूर्वक सुधारा जाए और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने, उसकी अवज्ञा करते हुए मनमानी ठानने के दुराग्रह को छोड़ दिया जाए। प्रकृति अनुसरण की कसौटी पर कसने के उपरांत प्रतीत होगा कि अपनी इन दिनों की आदतें और परंपराएं बुरी तरह अवांछनीयताओं से भर गई हैं। इनका कायाकल्प जैसा सुधार परिवर्तन होना चाहिए। इसके लिए प्रवाह को चीरकर उल्टी दिशा में चल सकने वाली मछली जैसा साहस एकत्रित करना चाहिए। इस प्रयोजन में सूर्य और पवन का अधिकाधिक सान्निध्य उपलब्ध किया जाए। वे दोनों अश्विनी कुमारों की तरह उच्च स्तरीय चिकित्सक हैं। च्यवन ऋषि के बुढ़ापे को जवानी में बदल देने वाले अश्विनी कुमारों के अनुग्रह से
जो चमत्कारी लाभ उन दिनों देखने को मिला था, उसकी पुनरावृत्ति सूर्य और पवन को अधिकाधिक समीपता में रहने की योजना बनाकर अपने समय में अपने ढंग का लाभ हम सब भी उठा सकते हैं। पहनने के कपड़े तो कम रखे ही जाएं, वे हल्के, कम और हवादार भी होने चाहिए। पसीने के संपर्क में आते रहने के कारण जहां उन्हें धोते रहना आवश्यक है, वहां यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं कि उन्हें धूप में न केवल गीलापन दूर होने तक सुखाया जाए, वरन देर तक गर्म होते रहने का अवसर दिया जाए, ताकि उनमें पनपने वाले विषाणुओं से छुटकारा मिल सके। भारी बिस्तर तकिए जो नहीं धोए जा सकते, उन्हें भी धूप में उलट पुलट कर गर्म करना चाहिए। चारपाइयों में खटमल आदि पलते रहते हैं, उन्हें भी धूप में सुखाते रहने और खौलता गर्म पानी डालते रहने की आवश्यकता है। कोठों में रखे अनाज, कनस्तरों में बंद आटा, दाल आदि को भी जल्दी जल्दी धूप लगाते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें सीलन के कारण छोटे कीड़े उत्पन्न होने और स्वास्थ्य संकट बनाने जैसी विपन्नता खड़ी न हो। भारतीय धर्म में सूर्योपस्थान, सूर्यार्घ्यदान, स्तवन, आदित्य हृदय आदि का महत्व है। गायत्री मंत्र में सविता की आराधना है। उसका आध्यात्मिक भावनात्मक महत्व तो है ही, साथ ही यह संकेत निर्देश भी सन्निहित है कि सूर्य संपर्क में अधिकाधिक समय तक रहा जाए और खाद्य पदार्थों से लेकर त्वचा, वस्त्र, उपकरण, साधन आदि को भी उस सान्निध्य का भरपूर लाभ ले सकने का अवसर दिया जाए। हनुमान जी पवन सुत थे, भीम भी वायु देवता के पुत्र थे। ऋषि उसी अमृतोपम प्राण संपदा को अधिक मात्रा में अर्जित करने के लिए हिमालय के वन्य प्रदेशों में निवास करते और प्राणायाम जैसे योगाभ्यासों में निरत रहते थे। हम खुली हवा में रहने और गहरी सांस लेने का अभ्यास तो कर ही सकते हैं। उतना न बन पड़े तो भी प्रातः 2-3 मील तेज चाल से चलते हुए, गहरी सांस लेते छोड़ते हुए, खुली हवा वाले क्षेत्र में टहलने के लिए जाते रहने का नियम तो बना ही लेना चाहिए। यह सुविधा घर के अन्य सदस्यों को भी, स्त्री बच्चों को मिलती रहे, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए बड़े नगरों के गली कूचों में रहने की अपेक्षा छोटे देहातों में एक मंजिली खपरैल वाले ऐसे घर बनाकर रहना चाहिए जिनमें धूप और हवा का निर्बाध प्रवेश होता रहे। नगर में काम करने जाना पड़े तो भी नित्य दूर की यात्रा करने का परिश्रम उपयोगी व्यवसाय समझकर किया जा सकता है। ऐसे मकानों को अधिक संख्या में बड़ी बड़ी खिड़कियों वाला बनाया जा सकता है, जबकि घनी आबादी में घिच-पिच निवास की ही विवशता रहती है। छोटे देहातों में भी इन दिनों संकरी गलियों में बसावट बसी है। घर की नालियां गली में बहती हैं और कीचड़ बनाए रहती हैं। अच्छा हो नए सिरे से गांव बसाए जाएं। वैसी बड़ी व्यवस्था न बन पड़े तो भी विज्ञजनों को अन्यान्य जोखिमें उठाते हुए भी अपने निवास के लिए खुली धूप हवा वाला स्थान बनाना चाहिए, भले ही वह सस्ते साधनों का, कम टिकाऊ और बार बार मरम्मत वाला ही क्यों न हो। सूर्य और पवन सर्वोत्तम चिकित्सक हैं, उनमें रुग्णता निवारण और आरोग्य संवर्धन वाली रीति नीति ही अपनानी चाहिए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।